अब्दुल मुईज एक आध मिनट वेट करके ना फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है अब्दुल मुईज, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बाकी तो अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। ओके सर। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पिछली स्लाइड्स को जरा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रांसड्यूसर्स में पढ़े थे आरटीडीज, ठीक है। आरटीडीज थे आपके पास रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स, ठीक है। ये एक पैसिव डिवाइस थे। इनको पैसिव डिवाइस क्यों कहते हैं? इनको पैसिव डिवाइस दो दो वजह से कहते हैं। एक वजह तो ये है कि
ये अपनी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस में से किसी चीज़ को चेंज करके आपको शो करवाते हैं कि आपके पास किसी फिजिकल फिनोमेना में चेंज हुई है। जिस तरह इस केस में टेम्परेचर का चेंज होगा तो ये अपनी रेजिस्टेंस को चेंज करके बताएंगे। और क्योंकि ये अपनी रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कोई पावर सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि आपको उस पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद आपको पता चले कि उस पावर सप्लाई के रिजल्ट में आपके पास वोल्टेज ड्रॉप आपको उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस चेंज होते हुए महसूस हो। प्लेटिनम, निकल और किसी और वायर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब ये है कि आपके पास जितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है उतनी ही आपकी रेजिस्टेंस उसी मतलब रिलेशनशिप लिनियरिटी के हिसाब से चेंज होनी चाहिए। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है अब्दुल मोइज? सर ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। हाँ जी, इसका मतलब है कि इनका रिलेशनशिप लीनियर होता है। इसका मतलब है कि उसके इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी और टेम्परेचर की डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। उसके बाद हमने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखा था, ठीक है। मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमें क्या बताता था? ये बताता था कि अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन हो किसी रेफरेंस वैल्यू की, नॉन वैल्यू पे आपको रेजिस्टेंस पता हो और आपको उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पता हो, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पता हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी और टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पता हो, उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट पता हो कि नॉर्मल, फर्ज करो रूम टेम्परेचर पे किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस इतनी होगी, ठीक है, और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना होगा, तो आपको अगर कहा जाए, आपको ये दो चीज़ें बता दी जाए और आपको कहा जाए कि अब आपने रूम टेम्परेचर से ऊपर के किसी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आप ये जो सामने आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन है इसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी और टेम्परेचर के ऊपर इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको फाइंड कर सकते हैं। एडवांटेजेस आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। एडवांटेजेस आपके पास जो आ जाते हैं उसमें लीनियरिटी आपके पास, उसकी ऑपरेटिंग रेंज आरटीडीज की काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर पर ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी हाई टेम्परेचर पर बेहतर है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? इनकी सेंसिटिविटी कम है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस से ये डिस्टर्ब नहीं होते, पॉइंट सेंसिंग नहीं चाहिए इसको। इसकी कॉस्ट जो है दूसरे टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर की निस्बत ज़्यादा है, और इसके अंदर ऑपरेशन जो है 3-4 वायर ऑपरेशन है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें पहले हमें कहा गया था कि आपको रेजिस्टेंस एट सम रेफरेंस टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एट सम फर्दर टेम्परेचर आपको प्रोवाइड की गई थी। तो आपको कहा गया था कि 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी। आपको कहा गया था 50 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड करो। तो आपने पहले अल्फा कैलकुलेट किया, फिर अल्फा की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट करके आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर ली। और सेकंड, फिर आपको कहा गया था कि आपके पास टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जब आपकी रेजिस्टेंस 110 ओम, तो हमने वो भी कैलकुलेट कर ली थी इस इक्वेशन के थ्रू। उसके बाद हम थर्मोकपल पे आ गए थे। थर्मोकपल ने बेसिकली, हमने थर्मोकपल के बारे में क्या कहा था? हमने ये कहा था कि अगर दो आपके पास डिफरेंट मेटल्स हैं, उनको आप आपस में एक एंड से ज्वाइन कर देते हो और दूसरे एंड पे आप वोल्टेज मेजर करते हो, तो अगर तो उसके एक एंड और दूसरे एंड के दरमियान में कोई टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो वो आपको कोई वोल्टेज प्रोड्यूस करके देगा। ये थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप दो मेटल्स हैं, डिफरेंट मेटल्स हैं, उनका एक एंड आप आपस में ज्वाइन कर देते हो और दूसरे एंड के अक्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करते हो, तो अगर उसके एक एंड और दूसरे एंड के दरमियान में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो वो लाजमी कोई ना कोई वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। असगर इस इफेक्ट का क्या नाम था?
किसका सर, ये थर्मोकपल का? हाँ, थर्मोकपल का ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि दो मेटल्स वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, इस इफेक्ट का एक नाम था, वो क्या नाम था? इफेक्ट, इफेक्ट मुझे सर ये याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का एलएमएस स्टार्ट नहीं हुआ ना अभी, ये हो गया? नहीं सर, अभी तो नहीं हुआ। अच्छा, मुबीन आप बताओ, इस इफेक्ट का नाम याद है? इस इफेक्ट को क्या कहते हैं जिसकी वजह से थर्मोकपल वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं? नहीं सर, याद नहीं रहा। सर कोई बात आपने ये जो पीछे फार्मूले वाला समझाया सर, अगर तो उसको थोड़ा सा रिपीट कर दें तो वो जो आपने बताया कि एक रूम टेम्परेचर के ऊपर हमने कोई रेफरेंस लेके कोई चीज फाइंड कर ली, अब हम कहते हैं कि अभी टेम्परेचर फर्ज करें अभी 15 डिग्री टेम्परेचर है, फिर 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो उस वक्त क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी? तो नहीं, वही सर एग्जाम्पल, आपने ये, एग्जाम्पल की बात जी कर रहे हो? सर, जी सर एग्जाम्पल सर आपने बताया ना, अभी हमारा रूम टेम्परेचर कुछ है, अभी फिर बाद में टेम्परेचर चेंज हो कोई 50 हो जाए या 100 हो जाए, हमें पता चले कि उस वक्त क्या रेजिस्टेंस होगी, वो वाली सर बात। ये देखो, आपके पास ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये रिलेशनशिप डिफाइंड है, ठीक है? आपके पास आरटीडी जो भी बनाए जाते हैं उनका ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, आर टी इज इक्वल टू आर रेफरेंस वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। फिर हमने ये कहा, यस सर। आपको पता है कि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन की, कोई चीज़ डिज़ाइन की जाती है तो आमतौर पे उसका एक रेफरेंस रखा जाता है, ठीक है? कि सही सर। ये उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है कि अगर इतना टेम्परेचर होगा तो लाजमी बात है वो इतनी आपको वैल्यू आउटपुट पे देगी। एक स्टैंडर्ड आपको बता दिया जाता है, उस चीज़ को हम यहाँ पे आर रेफरेंस कह रहे हैं। वो बाज केसेस में 0 डिग्री, जिस तरह यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का दिया हुआ है, बाज केसेस में रूम टेम्परेचर होता है, बाज केसेस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रेजिस्टेंस इतनी ही होगी, ठीक है? अब सही सर। आपको जिस तरह इस क्वेश्चन में कहा गया कि आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है? सही सर। अब अभी आप पहले इग्नोर करो कि आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है, ठीक है? उन्होंने 50 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है? सही सर। जब आप यहाँ पर पुट कर देते हो, आपके पास 100 ओम है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है? वन प्लस सही अल्फा की वैल्यू आपको नहीं पता इस क्वेश्चन में, यहाँ पे सही सर। अल्फा की वैल्यू नहीं दी हुई। डेल्टा टी तो आप फाइंड कर लोगे कि 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 - 0 करोगे तो 50 आ जाएगा, तो आपके पास डेल्टा टी तो आ गया, सही सर। अल्फा नहीं है। तो फिर इसका ये मतलब है कि हमें पहले कोई नॉन कंडीशन पता होने चाहिए जिसके थ्रू हम अल्फा फाइंड करें। तो वो नॉन कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि आपको अब आर टी भी दे दी है, कि टेम्परेचर, फर्दर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस बता दिया, और उस पर जो रेजिस्टेंस है वो उन्होंने 139 ओम भी बता दिया आपको। अब आपको कहा गया कि आपने ये फाइंड करना है। अब आप क्या करते हो, सही उसको सिंपल सॉल्व करते हो, ठीक है? अल्फा के लिए, ठीक है, आप पहले आर रेफरेंस को इधर मल्टीप्लाई कर लो, आर रेफरेंस को मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है? आर रेफरेंस को उन्होंने R0 कह दिया और आर टी को R100 कह दिया, मल्टीप्लाई करके आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लिए, अब आप इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करके आर टी मतलब R50 फाइंड कर सकते हो, ठीक है? सही सर। ये आपका पहला स्टेप है, समझ आइए इसकी असगर? अभी आइए सर। अच्छा, फिर उन्होंने सेकंड आपको ये कहा कि आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जब आपकी रेजिस्टेंस 110 ओम है, ठीक है? इसका ये मतलब है कि अब उन्होंने आपको ये बता दिया कि आर टी की वैल्यू 110 ओम है, लेकिन डेल्टा टी की क्या वैल्यू है ये आपने फाइंड करनी है, ठीक है? अल्फा तो अभी आप कैलकुलेट कर चुके हो, 0.00391 है आपके पास, आर रेफरेंस भी आपको गिवन है, आर टी उन्होंने अब चेंज करके आपको बता दी कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस ये पता चले कि रेजिस्टेंस 110 ओम है, तो आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, किस टेम्परेचर में सही 110 ओम रेजिस्टेंस अपीयर हो रही होगी, ठीक है? तो आपने इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, किस चीज के लिए? आर रेफरेंस के लिए, सॉरी, डेल्टा टी के लिए आपने सॉल्व कर लिया। ये यहाँ पर है, आर टी इजिकल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा टी, ठीक है? ये वैल्यूज पुट की, 110 आर टी की जगह आ गया, 100 आ गया आर नॉट की जगह, वन प्लस एल्फा इंटू टी। फिर आपने क्या किया, इस 100 को 110 के नीचे ले गए तो आपके पास 1.1 आ गया, और ये आपके पास 0.00391 पॉइंट टी आ गया, ठीक है? सही सर।
एक मिनट यार, इसमें गलती लग गई। सर ये जो अल्फा की वैल्यू है बाज टेबलों में दी भी होगी वैसे, कभी कभी हाँ, किसी आपको मटेरियल। क्वेश्चन में दे दी जाएगी, या आपको फाइंड करने सही के कहा जाएगा तो आपको बाकी वैल्यूज दे दी जाएंगी, नहीं तो आपको क्वेश्चन में कह दिया जाएगा। एक मिनट यार, मैं एक चीज चेक कर लूं। सही सर। अच्छा, इसमें ना एक गलती है छोटी सी, ठीक है। इसमें गलती ये है कि यहाँ पर ना 1 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 1.1 आ सही गया सर। यहाँ पे, ये चीज रहती थी ना, 1 + 0.003, ये लिखी हुई है जो, ठीक है। सही सर। तो ठीक है, ये उन्होंने टेम्परेचर फाइंड कर लिया कि 25.58 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास रेजिस्टेंस 110 ओम आ रही है, ठीक है। सही सही सर। अच्छा, आपसे मैंने पूछा था कि इस इफेक्ट को क्या कहते हैं जिसके थ्रू थर्मोकपल्स वर्क करते हैं। इस इफेक्ट को सीबैक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सीबैक इफेक्ट वो फिनोमेना है जिसमें दो डिफरेंट मेटल्स को जब एक एंड से ज्वाइन कर दिया जाए और उसके एक एंड और दूसरे एंड के दरमियान में टेम्परेचर डिफरेंस हो तो दूसरे एंड पे वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास जो मेटल्स हैं वो सिमिलर नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। आपके पास जो मेटल्स हैं वो सिमिलर नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके सही बाद हम आगे आ सही। गए थे, हमें मैथमेटिकल रिलेशनशिप एक प्रोवाइड किया गया था, E = C × T1 - T2 + K × T1 का स्क्वायर - T2 का स्क्वायर। अब उन्होंने इस थर्मोकपल के केस में उन्होंने दो टेम्परेचर्स आपको बताए थे। सारी बात है, हमने ये बोला कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, वरना वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस किन यस। दो एंड्स पे होगा? एक एंड वो होगा जिसको मेजरिंग एंड बोलते हैं या हॉट जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। कि ये T1 वो टेम्परेचर कंसिडर होगा जहां पर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो, और सॉरी, जहां पर आप टेम्परेचर को मेजर करना चाह रहे हो, जहां का टेम्परेचर आपने मेजर करना है। सेकंड, आपके पास T रेफरेंस को T2 भी कहा जाता है। वो कोल्ड जंक्शन था जिस जगह पर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो, जो कि दूसरी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है। एक वो टेम्परेचर जिसको आप मेजर कर रहे हो, और दूसरी भी जगह पे टेम्परेचर आपके पास कोई ना कोई डिफरेंट ही होगा, लेकिन यहाँ पर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो, ठीक है। सही है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब हम आते हैं इस चीज पे कि आपके पास थर्मोकपल में आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, मुबीन आप सर ये बताओ। जो, हाँ, जी जी, चलो आप, असगर आप बताओ। सर मैं ये करना चाह रहा था, अक्सर टेम्परेचर कंट्रोलर के हम ऊपर हम थर्मोकपल लगा देते हैं ना, तो वो टेम्परेचर थर्मोकपल जो है वो हम हीटरों के ऊपर लगा देते हैं, और टेम्परेचर कंट्रोलर के ऊपर हम कोई भी वैल्यू सेट कर देते हैं। हम कहते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो 100 डिग्री के ऊपर जाके ही उसको बंद कराता है। अगर हम उसमें 50 वैल्यू फीड करते हैं, वो 50 पे जाके बंद कराता है। अगर 200 कराएंगे, जो वैल्यू उसके अंदर हम डिजिट्स में फीड करते हैं, उस पे जाके थर्मोकपल उसको, डिवाइस को स्विच ऑफ करा देती है। तो सर वो बेसिकली यही वोल्टेज उसको बैक फीड आते हैं, और अंदर उसको जिस तरह ये रेफरेंस आपने बताया सर, ये को बीच के अंदर को उनको कैलकुलेट करता है। तो इसकी थोड़ा सा सर मैंने कहा था अगर ब्रीफ कर देते। देखो, जो आप बात कर रहे हो वो यही चीज होगी कि हो सकता है जिस तरह आप, ये हम यहाँ जहाँ पर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं ना, इस टेम्परेचर को हम यस। कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सही है। इस सही सर। टेम्परेचर को जब हम सेट कर देते हैं तो फिर वो ये करता होगा कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफरेंस आने के बाद, ठीक है, वो आउटपुट वोल्टेज इतनी देता होगा कि, मतलब मिसाल के तौर पे, अगर आप जिस तरह कह रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया यहाँ पे, तो 100 डिग्री यस सर। सेल्सियस आने पे वो इतनी वोल्टेज का सिग्नल प्रोड्यूस करता होगा कि जो आगे ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देती होगी, सही ठीक है। इस तरह होता होगा कि आपके पास सही आपने जो वैल्यू सेट की है, ठीक है, वो वैल्यू अचीव सही। होती होगी तो एक वोल्टेज का सिग्नल जनरेट हो जाता होगा, पल्स जनरेट हो जाती होगी, और वो क्या करती होगी, किसी डिवाइस को ऑन या ऑफ कर देती होगी। या सर वो आपने जो फार्मूला पहले मुझे बताया है,
रेफरेंस वाला हमें इतनी रेजिस्टेंस हो, तो उस हिसाब से कोई डिजाइनिंग की होगी तो वो उतनी ये रेजिस्टेंस तो की बड़ी या सिंपल ऊपर। सी चीज है ना, देखो ये तो आपके पास रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। नहीं रेजिस्टेंस का सर। क्या मतलब है कि आपके पास आपने रेजिस्टेंस के हिसाब से वैल्यू डिफाइन कर दी, तो उस रेजिस्टेंस के क्रॉस इतनी वोल्टेज भी ड्रॉप होती रहेगी, ठीक है। जब यस सर। रेजिस्टेंस से फर्ज करो 100 ओम तक आ गई तो उसके क्रॉस 10 वोल्ट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, और 10 वोल्ट हमने थ्रेशोल्ड रखा होगा कि जैसे 10 वोल्ट अपीयर सही हो सर। तो आपके पास एक सिग्नल जनरेट हो, ठीक है। सही सही, ठीक है सर। उसके बाद हम आते हैं थर्मोकपल के बारे में फर्दर देखते हैं। हमने ये बोला था कि आपके पास थर्मोकपल जो है उसमें एक प्रॉब्लम आती है, कोई बताना चाहेगा क्या प्रॉब्लम आती है? एरर एरर आता है सर, इसमें एक्यूरेसी कम होती है। चलो वो तो आपकी बात सही है, लेकिन इसमें एक जेनेरिक से तरीके, एक मतलब जनरल एक एरर आता ही आता है, ठीक है। सही सही। एक्यूरेसी तो तो आप इसका सही कह रहे हो एरर थोड़ी जो होता है फिर जी जी बोलो। फिर इसका आगे जो हमने लगाया होता है मल्टीमीटर या कोई भी वोल्टेज मेजर करने के लिए, उसकी जो वायर होते हैं कॉपर की होती है, इसी वजह से वो एक और थर्मोकपल टाइप बिहेव करता है। ये एरर देता है और एडिशनल वोल्टेज भी देता है। जी ऐसा होता है कि आपके पास जब आप कोई डीएमएम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हो वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो उसकी प्रोब्स की वजह से आपके पास यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो कि एक और थर्मोकपल बन जाता है, ठीक है। आपके पास जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ है, हो सकता है इससे आगे थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता हो, तो आपके पास ये जो जंक्शन है, जो दो डिफरेंट मेटल्स आपके पास इन्वॉल्व हो गए हैं, उसकी वजह से आपके पास एक और थर्मोकपल बन जाता है जो कि फर्दर वोल्टेज प्रोड्यूस कर देता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है नए जंक्शन की वजह से। उसको कवर करने के लिए हमने दो तरीके देखे थे, ठीक है। एक था आपके पास कोल्ड जंक्शन कॉम्पनसेशन इन आइस बाथ, ठीक है। आइस बाथ में कोल्ड जंक्शन कॉम्पनसेशन का क्या मतलब था कि आपने वो जो मल्टीमीटर की या जो भी मीटर है उसकी प्रोब्स कनेक्ट की हैं कोल्ड जंक्शन के साथ, वो की हैं आपने आइस बाथ में। तो आइस बाथ में कनेक्ट करने का ये मतलब है कि इनकी कोल्ड जंक्शंस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये तो कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जो है थर्मोकपल वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस होती। इसका ये मतलब है कि आपके पास पहले जब आप मीटर कनेक्ट करते थे तो आपके पास एक थर्मोकपल ये बनता था, एक ये बन जाता था। अब आपके पास ऐसा हो रहा है कि क्योंकि इन कोल्ड जंक्शन को आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे आप ले गए हो, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने का ये मतलब हुआ कि ये जो कोल्ड जंक्शन सॉरी ये जो थर्मोकपल था ये ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास थर्मोकपल वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होती। तो अब आपके पास जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है वो इस टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे फर्दर ये जो मल्टीमीटर आपके पास वोल्टेज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता था वो नहीं प्रोड्यूस होगी, अब सिर्फ वही वोल्टेज मेजर हो रही है जो कि पहले थर्मोकपल जो है टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस कर रहा था। इस बात को हम कहते हैं कोल्ड जंक्शन कॉम्पनसेशन। कोल्ड जंक्शन को हमने कॉम्पनसेट कर दिया, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज वो प्रोड्यूस कर रहा था वो हमने क्या कर दिया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया या उसको नलिफाई कर दिया। सेकंड सर यही। ये जी जी। कोल्ड स्टोरेज में लगे होंगे सर ये वाले पे। हाँ ये किसी कोल्ड ऐसी स्टोरेज। जगह पे होंगे, किसी ऐसी जगह पे ये जो कोल्ड जंक्शन होगी किसी ऐसी जगह पे होगी जहां पर आपके पास टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस होगा। कोल्ड जंक्शन तो मतलब इस सेंस में नहीं कह सकते, क्योंकि इसको तो इस्तेमाल किया जाता होगा किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपने टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है। सर वहाँ टेम्परेचर मेजर करते हैं कोल्ड स्टोरेज का ना। बाहर जिस तरह हम अभी जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज है मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पे उनके बाहर मीटर लगा होता है, वो टेम्परेचर सेट करते हैं -20 डिग्री, -30 डिग्री या -50 डिग्री पे भी सेट कर देते हैं। तो माइनस अंदर टेम्परेचर होता है और अंदर छोटा सा एक सेंसर लगा होता है ब्लैक टाइप का। वो बाहर एक उनका डिजिटल मीटर होता है, वो अंदर से सेंस करके बाहर रिपोर्ट करता है, और उस वक्त तक उनका कंप्रेसर जो होता है 25 HP 30 HP रनिंग करता है जब तक वो टेम्परेचर की वैल्यू अचीव नहीं हो जाती। जब अचीव हो जाती है तो वो बंद हो जाता है। तो मैं सोच रहा था शायद ये वहां पे उनका फोनोमीना देखो अंदर उनके यही हो। देखो जो कोल्ड स्टोरेज होती होगी ना उसके टेम्परेचर 0 या 0 से नीचे भी होता होगा, ऐसे ही होगा, माइनस में जाता है माइनस में सर, होता है, ठीक है। जितना मैंने थर्मोकपल के बारे में पढ़ा था ना, ये सीबेक इफेक्ट के बारे में,
वो ये था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोकपल का इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ये सर ठीक है, तो अगर ये इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इसको आप एज अ सेंसर कोल्ड स्टोरेज के अंदर तो इस्तेमाल मेरे ख्याल में नहीं कर सकते। नहीं सर, इसको कोल्ड जंक्शन को नहीं कर सकते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो कोल्ड जंक्शन। थर्मोकपल वहां नहीं यूज होती, थर्मोकपल तो सर वहां यूज होती है जहाँ पे 0 से ऊपर टेम्परेचर हो। हाँ, तो तो ये जो जंक्शन है, आप ये कह सकते हो कि ये कोल्ड जंक्शन में होगा, लेकिन कह सकते हो ठीक है, कोल्ड जंक्शन कोल्ड आपके पास स्टोरेज के अंदर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब ये मैंने वैसे फिजिकली कभी देखा नहीं है उस तरह थर्मोकपल, लेकिन छोटी सी डिवाइस होगी, सारी बात इतनी बड़ी तो सर होगी ये नहीं। बिल्कुल दाना, बिल्कुल दाना छोटी सी होती है ब्लैक टाइप की ना, तो इसके अंदर से दो वायर्स आ रही होती हैं, और वो वायर्स आके डिजिटल मीटर होता है उसके अंदर कनेक्टेड होती हैं, और वो टेम्परेचर अंदर का सेंस करके वायर बताती है कि अभी -2 है, -3 है। इन्होंने उसके अंदर सेट कर देते हैं -30 डिग्री, -50 डिग्री तक ये ब्लास्ट करते हैं। कोई भी मटेरियल होता है उस पे जाके सारे बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स वगैरह मर जाते हैं। तो जिस तरह हम बॉयल करते हैं 100 डिग्री पे, ये इसी तरह माइनस पे भी जाके कोल्ड करके तो फिर ये मटेरियल वगैरह बाहर इंपोर्ट करते हैं लोग। तो क्योंकि मैं इन कोल्ड स्टोरेज वगैरह को कंसल्टेंसी देने के लिए जाता हूँ, वहाँ पे उनके जो पैनलिंग वगैरह होती है या उनकी सिस्टम को, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा आइडिया है। मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि हो सकता है उन सेंसरों के अंदर यही फिनोमिना यूज हो रहा हो जो इसमें है, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। ठीक है, फिर ये इसी तरह होता होगा कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर लाजमी ये जो आपके पास जो वायर्स हैं ये कनेक्ट होती होंगी। ठीक है, यस और सर, टेम्परेचर ठीक है सर। डिफरेंस आपको बता देती होंगी। ठीक है, हमारा तो सही मेन है, मकसद है कि वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज थी उसको खत्म करना किसी न किसी तरह। सही होगा सर। ठीक है, उसके बाद सेकंड सही हमने ये देखा था कि वो वाला काम जो हम किसी क्या कहते हैं उसको, वो 0 डिग्री सेल्सियस से ले रहे थे ताकि एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोड्यूस ही ना हो, हम वो काम क्या करते हैं कि हम जो जो कोल्ड जंक्शन है उसको किसी नॉन टेम्परेचर पे ले जाते हैं, फिक्स टेम्परेचर नॉन टेम्परेचर। ठीक है, और फिर हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं इस सेकंड थर्मोकपल के हिसाब से। हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये सेकंड थर्मोकपल कितनी एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, और हम जो वोल्टेज मेजर करें वोल्ट मीटर के साथ उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। किस तरह से कि हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस जंक्शन की वजह से कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इस जंक्शन एंड कॉपर वायर्स की वजह से कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, और हम अपनी जो फाइनल वोल्टेज होती है उसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ताकि जो सेकंड थर्मोकपल की वजह से एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही थी वो क्या हो आपके पास, वो खत्म हो जाए। ठीक है, एक मिनट यार, एक मिनट वेट करना। ये यार इस क्लास का टाइम चेंज करो। कौन कह रहा था टाइम चेंज करना है? सर मैं था सर। यार मैंने तो आपको वेडनेसडे वाली क्लास में बोला था कि आप लोग मुझे बताओ थर्सडे को शिफ्ट करनी है तो थर्सडे को कर लेते हैं, आप लोगों ने बताया ही नहीं, तो फिर मैंने भी नहीं आपको कहा। सर आप ये थोड़ा सा चेंज कर लें, जो इधर मतलब जाना होता है फिर अटेंडेंस तो वहाँ भी मसला हो जाता है। यार मैं तो आपको यही कहता हूँ कि इसको चेंज कर लो। मैंने तो उमर ख़याम सर से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था आप बच्चों से डिस्कस कर लें जो टाइम सर बच्चों आप को। ट्राई सर करेंगे? जी थर्सडे को आप 11:30 फ्री होते हैं सर? यार 11:30 तो मैं फ्री होता हूँ, लेकिन 11:30 बहुत लेट हो जाती है। अगर आपने क्लास रखनी है 10 से 11:30 कर लो। सर जी साढ़े 10 आठ से 11:30 का। 8:30 नहीं रखते, अच्छा 10 दस से 7। 10 से 11:30 कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब बिल्कुल फर्स्ट टाइम नहीं रखते ना। ऐसे सही है, 10 से ओके साढ़े सर, ग्यारह ठीक है सर। ये ठीक है सर। ये अभी मुबीन और इसने, आसिम ने बोला है, किसने बोला है?
आप 5 तो कम से कम एग्री कर लो, फिर ठीक है उस्मान रह सर। जाता है और 2-3 बच्चे और रहते हैं, उनसे भी बात कर लेना। फुरकान नहीं है, उस्मान नहीं है और एक और लड़का नहीं है मेरे ख्याल में। तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, कर लेते हैं। बस ठीक है, फिर ये आपका इनका टाइम। आखिर अमर भाई 9 के से साथ अमर भाई 9 से ना कर लें यार, आसम 9 से ना कर लो। चलो ऐसे कर लो। 9 आप से लोग कर क्लास लेना होती फिर। है असल में दफ्तर 8:30 से पहुंचना 10 होता है ना, क्लास है। तो हाँ रास्ते में 9 से कर लो फिर कोई। 8:30 से 10 क्लास है। ठीक है, फिर 10 से 11:30 फाइनल है, ठीक है। ठीक। ठीक है अच्छा सर। सर, एक क्वेश्चन है। जी जी। हम ये पढ़ रहे हैं कि ये दो डिफरेंट मटेरियल जिनके ऊपर हम वोल्टेज चेक कर रहे होते हैं। जी दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि एक और इफेक्ट पैदा हो रहा है दूसरी साइड से, वोल्ट मीटर की तरफ से। सर इसकी प्रॉस के तो जो मटेरियल है वो सेम है, तो यहाँ पे ये थर्मोकपल का इफेक्ट कैसे पैदा होगा, ये यहाँ पे जबकि इस हम देख रहे हैं कि ये थर्मोकपल का इफेक्ट जो है वो डिफरेंट ये मटेरियल से इस पैदा वजह से होता है। प्रोड्यूस होता है। ये और ये मेटल जो है ना, ये भी आपस में डिफरेंट है। जिस तरह ये और ये मेटल आपस में डिफरेंट है ना, इस तरह ये और ये मेटल भी आपस में डिफरेंट है, और ये एक एंड से क्योंकि सर ज्वाइन भी मुझे हुए। थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि थर्मोकपल में हम जो दो मटेरियल यूज करते थे, एक कॉपर और एक टिन की ऊपर कोटिंग होती है। अच्छा चलो, आप कॉपर कह लो, ठीक है, कॉपर और टिन कह लो। तो फर्स्ट करो, ये कॉपर है, ये भी कॉपर है, चलो यहाँ पे तो नहीं प्रोड्यूस होगा, पर ये टिन है और ये कॉपर है, तो ये जंक्शन की वजह से एक्स्ट्रा यहाँ पे हो वोल्टेज और सकता है। प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। जी सर। अच्छा ठीक हो गया सर, अब तक हो गया। ठीक है, सही है ना। जी सर। इसके बाद कंपैरिजन आ गया था इसमें, इसको खास देखने का कोई फायदा नहीं है। हमने ये देखा था कि टेम्परेचर की रेंज इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी जो है आरटीडी की थर्मोकपल की निस्बत ज़्यादा होती है, पर ये ज़रा एक्सपेंसिव भी होते हैं। ये एक्सपेंसिव इसी सूरत में ज़्यादा होंगे आरटीडी की निस्बत, अगर इसमें नोबल मेटल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोमेटालिक स्विच पे हम आ गए थे। बायोमेटालिक स्विच हमने बोला था कि बायोमेटालिक स्विच जो होता है, ठीक है, वो आपके पास दो मेटल्स के थ्रू उसकी एक स्ट्रिप होती है। टेम्परेचर का आपको पता है कि जब आप हीटअप करते हो किसी, सॉरी यार, जब आप हीटअप करते हो तो मेटल क्या होता है, एक्सपैंड करता है, ठीक है, फैलने की कोशिश करता है, ठीक है। जब आप हीटअप करते हो मेटल एक्सपेंड करता है, तो उस प्रॉपर्टी को हमने इस्तेमाल किया किस चीज़ के अंदर, उस प्रॉपर्टी को हमने इस्तेमाल किया इस चीज़ के अंदर कि आपके पास हम एक स्विच बना देते हैं, उसके साथ जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो वो स्विच डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जब हीट कम हो जाती है तो वो स्विच वापस अपनी जगह पे आ जाता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर तो आप ज़्यादा हीटअप होने से स्विच को डिस्कनेक्ट करा रहे हो, लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से आप स्विच को कनेक्ट भी करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये जब हीटअप हुआ तो ये स्विच के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, और जब वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया तो वो स्विच से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, पाथ उसने इनकम्प्लीट कर दी, ठीक है। ये आपके पास बायोमेटालिक सर ये स्विचेस। जी जी। एनालॉग एनालॉग रिलेज हमारे पास लगी होती है ये ग्रिड स्टेशन पे, वहां पे ये यूज हो रही होती है। ये चीज जो आपने दूसरा फिनोमेना बताया ना, ये हो रहा होता है। बस सिंपल सी ये बात है पहले ना कि ओपन अगर आप होती है। डिस्कनेक्ट करा सकते हो तो आप कनेक्ट भी करा सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। सो आपके कांटेक्ट की पोजीशन आप चेंज कर देते हो, ऑपोजिट कर देते हो। आपके पास देखो ना, रिलेज होती हैं, उनमें नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज दोनों कांटेक्ट होते हैं, जो नॉर्मल जी रिलेज सर। होती है ना, जो आप लोग प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपकी मर्जी है, आप जिस कांटेक्ट को इस्तेमाल करना चाहो, ठीक है। जी सर। उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स पे आ गए थे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर किस चीज़ को कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक नाम से जाहिर है। फोटो इलेक्ट्रिक का क्या मतलब होता है, फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है आपके पास लाइट और इलेक्ट्रिक, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसमें फोटो इमिसिव है, जिसमें क्या है कि आपके पास रेडिएशन फॉल करती है कैथोड कैथोड के ऊपर, ठीक है, कैथोड के ऊपर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उस सरफेस से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। सेकंड आपके पास फोटो कंडक्टिव है। फोटो कंडक्टिव का क्या मतलब है कि कोई मटेरियल अपनी कंडक्शन को, रेट ऑफ कंडक्शन को, ये अपनी रेजिस्टेंस को चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन, ठीक है, कि उसके ऊपर जो लाइट फॉल कर रही है
रोशनी उसके ऊपर हो रही है, जो भी फॉल कर रही है, तो उस रोशनी के चेंज होने से वो अपनी रेजिस्टेंस चेंज करता है। और थर्ड आपके पास फोटोवोल्टेक है। फोटोवोल्टेक के बारे में आपको पता ही होगा, ये सबसे कॉमन है, जिसको हम सोलर सेल्स कहते हैं अपनी डेली लाइफ में, सोलर सेल, सोलर पैनल। ठीक है, बेसिकली सोलर सेल या सोलर पैनल जो है मुख्तलिफ सोलर सेल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है आपके पास, वो पैनल्स बन जाते हैं। तो फोटोवोल्टेक में क्या होता है कि लाइट की इंटेंसिटी की बेसिस पे आपके पास क्या होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। इसमें गौर करने वाली चीज ये होती है कि एक तो आपके पास लाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है, लाइट है, हीट नहीं है। आप ये नहीं कहोगे कि एक बहुत गर्म इलाका जो है वहां पर फोटोवोल्टेक सेल ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, अगर वो इलाका गर्म है लेकिन वहां पे लाइट अच्छी है, लाइट की इंटेंसिटी, जिस तरह आप बाज़ औक़ात देखते हो कि बादल होते हैं लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उस केस में आपके पास वोल्टेज कम ही प्रोड्यूस होगी क्योंकि लाइट कम है। ठीक है, और टेम्परेचर की भी इसकी लिमिट होती है कि एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही जो है ये आपको एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। वो 40 के सम आसपास की कोई वो रेंज होती है, 35-40, जिसके बाद इनकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स में जो आपके पास सबसे पहले फोटो इमिसिव थे, उसके अंदर आपके पास फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब थी, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। फिर आपके पास फोटो रेजिस्टिव थे, ये फोटो कंडक्टिव सेल और फोटो सेल्स हैं। एलडीआर आमतौर पे हम इन्हें भी बोलते हैं। फोटो वोल्टेक सेल है, ये आपके पास सोलर सेल्स होते हैं। एलडीआर आपके पास किस तरह काम करते हैं, बेसिकली आपके पास एक सतह होती है, उसके ऊपर आप क्या करते हो, वायर को इस तरह से ग्रिड की शेप में क्या करते हो, पेस्ट कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है, आपके पास सेल है, उसकी रेजिस्टेंस वायर है, उसकी कोई ना कोई अपनी रेजिस्टेंस लाजमी होगी। ठीक है, ये बना होता है किसी स्पेसिफिक मटेरियल से, जिस तरह यहाँ पे कैडमियम सल्फाइड आपके पास इस्तेमाल किया गया। और ये क्या करता है, लाइट के फॉल करने के रिजल्ट में अपनी रेजिस्टेंस को चेंज कर कर बताता है। ठीक है, ये आपके पास इसका सिंबल बना हुआ है। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, लेकिन ये आपके पास जो एरोस हैं ये लाइट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लाइट फॉल करना बता रहे हैं। और हम ग्राफ देख रहे हैं तो ग्राफ से हमें बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एलडीआर आपके पास किस तरह से काम करता है कि जब रात का टाइम है तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जब दिन का टाइम है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है, कुछ ओहम तक आ जाती है। ठीक है, उसके बाद फोटो जंक्शन डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कंडक्शन ही कब स्टार्ट करते हैं, जब इन पे लाइट फॉल करती है। ट्रांजिस्टर भी कंडक्शन कलेक्टर से मीटर के दरमियान कब स्टार्ट करता है, जब इस पे लाइट फॉल करती है। और ये फोटो डायोड भी तब आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है जब इस पे लाइट फॉल करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं मोशन सेंसर्स पे। ठीक है, आपके पास इसके अंदर और कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, स्विचेस इस्तेमाल होते हैं, सोलेनॉइड इस्तेमाल होते हैं। सोलेनॉइड बेसिकली रिले की तरह की एक चीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्ट में वो क्या करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट को ओपन या क्लोज कर देते हैं। रिलेज हैं, रिलेज को आप देख चुके हो। मोटर्स हैं, ठीक है, मोटर्स भी ट्रांसड्यूसर्स की एक फॉर्म है। मोटर किस चीज को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक को मैकेनिक में सर। बिल्कुल ऐसे ही, इलेक्ट्रिक सिग्नल को मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद मोटर्स की आपको पता है आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ब्रश्ड होती हैं, ब्रशलेस होती हैं, सर्वो मोटर्स होती हैं, स्टेपर मोटर्स होती हैं। डिफरेंट पर्पस के हिसाब से डिफरेंट जगहों पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। ब्रशलेस की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, सर्वो मोटर्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, स्टेपर मोटर्स वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं जहाँ पे आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रोटेशन चाहिए होती है। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ आपको, प्रिसीजन के साथ आपको चाहिए होती है। एसी मोटर्स हैं, वो अपनी उनकी एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको पता है कि जिस तरह से मोटर्स हैं उसी तरह से आपके पास जनरेटर्स भी काम करते हैं। ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन बेसिक प्रिंसिपल एक ही होता है। उसके बाद हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स पे आ जाते हैं, बल्कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को ना हम बाद में पढ़ेंगे। एक बल्कि ठीक है, ऐसा करो कि आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये आपके पास आरटीडी का एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करो, शाबाश। ये आप पेजेस पे सॉल्व करो, फिर आपने इसकी पिक्चर मुझसे शेयर करनी है।
आवाज आ रही है ना बच्चे? जी सर आ रही है। ठीक है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, ये बड़ा सिंपल सा, इतना मुश्किल नहीं है। जो मैंने एग्जांपल कराई है वैसा ही है, फिर हम आगे जाएंगे। जो फार्मूला था वो आर रेफरेंस इनटू अल्फा इनटू एक आर टी इज इक्वल टू टू डेल्टा टी आर रेफरेंस 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये मीटिंग एंड हो रही है। ठीक है, आपने न्यूमेरिकल नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए ना लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है।